हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो अपडेट्स वाले वीडियोस आप लोगों ने देख लिए हैं कि ऐसा मैं ही नहीं, सभी ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर में होना तय है। तो चलिए फटाफट से अपनी तैयारी के लिए हम हिंदी प्रैक्टिस सेट पर अभ्यास करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आज लिया। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो मैंने पीजीटी टीजी दोनों के लिए बनाए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न हिंदी के लगभग वही घूम फिर कर सभी आते हैं और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 से है, तो लगभग हमें यहाँ से 2 से 4 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है, पीजीटी और टीजीटी में दोनों में ही। तो फटाफट से हम देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। इनमें से किस बोली में, पहला प्रश्न ये रहा आपका, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रश्न आपको यहाँ 2017 में देखने को मिल रहा है। सेम मैंने 2021 में जो एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ये प्रश्न आया था कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कौरवी, अवधी, हरियाणवी और आपका मालवी। तो आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अवधी, ठीक है। अवधी में ने बोली का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। और वहीं पर हम देख लेंगे, अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कौरवी, हरियाणवी, मालवी बोली में ने का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है, यानी कि कौरवी, हरियाणवी और मालवी में ने का प्रयोग होता है, बल्कि अवधी में नहीं होता है। अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कि ये पेपर है पूरा, तो इसमें सभी तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे। जिस तरह से पेपर एक बनकर तैयार होता है, वैसे ही है ये। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं फटाफट से। तददृशो शब्दार्थो शगुड़ा वन अलंकृति पुनः क्वापी, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। यहाँ पर हमें बताना है कि यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है। बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन में यहाँ दिए हुए हैं आपके पंडित जगन्नाथ, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मम्मट ने। हमें कैसे इनको याद रखना है, तो यहाँ पर आप कुछ शब्दों को याद रखिए। आपको परिभाषाएं जो काव्य शास्त्री अच्छे से याद हो जाए। जैसे यहाँ पर है शगुणा वन अलंकृति, आपको याद रखिए। तो ये सोच ली, अगर ये शब्द आता तो किसकी में होगा, मम्मट ने कहा होगा। वही उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 परिभाषाएं और दी गई हैं। ये देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, तो किसने किया, पंडित जगन्नाथ ने, सभी जानते हैं। और दंडी ने क्या दिया, शरीर तवदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो यहाँ पर आपको कैसे ध्यान रखना है कि दंडी किया, तो यहाँ पर ये देखिए शब्द को आप ध्यान रखिए। तावदिष्टार्थ कौन कह सकता है, दंडी। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य की। ये केवल इन एग्ज़ाम में नहीं, और एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है, शंकुक है, अभिनव गुप्त हैं, भरत मुनि है या विश्वनाथ है। किसने यहाँ पर चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है। तो आपको सही उत्तर बताना है किसने की है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, शंकुक ने की है। थोड़ा विश्लेषण जान लेते हैं। रस विवेचन में, यहाँ देखिए, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक ने की है। आचार्य शंकुक की है कल्पना उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत अनुमितिवाद। यहाँ पर एक प्रश्न और मिल गया आपको, अनुमितिवाद के अंतर्गत, यानी कि इनका सिद्धांत कौन सा है, तो अनुमितिवाद। किसका, शंकुक का सॉरी। जबकि अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। भरत मुनि का संबंध वो रस संप्रदाय से है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, भरत मुनि का रस संप्रदाय से, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद से है, और वहीं शंकुक का अनुमितिवाद से है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से, लगभग एक प्रश्न से आपको 3 से 4 प्रश्न बनते जा रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस आचार्य ने
काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, यही प्रश्न LT ग्रेड में भी आया था। उसमें मम्मट का पूछा था कि मम्मट ने कितनी मानी है, तो वहाँ पे वो पूरे ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं LT ग्रेड पेपर में। ठीक है, 2018 में जो हमने पेपर दिया था LT ग्रेड का, तो उसमें मम्मट दिया था, पर मम्मट ने 3 माने हैं, लेकिन उसमें 10, 6 ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होते, 3 ऑप्शन में था ही नहीं। तो इनमें से काव्य गुणों की संख्या किसने 10 मानी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है आपका क्षेमेंद्र, बामन, भोजराज, भरतमुनि। तो जी हाँ, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कि आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो भरत मुनि जी ने 10 मानी है। भरत मुनि जी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि आचार्य बामन ने 20 मानी है और भोजराज ने 24 काव्य गुणों का वर्णन किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, ये बताना है कि नाटक का भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। जी हाँ, नाट्य शास्त्र हम आप सब जानते हैं, ऐसे भी नॉर्मल आप दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे नाट्य रस का ही पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रसास्वादन। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र ग्रंथ आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी LT ग्रेड में आया था, आपको बता दूं मैं, ये प्रश्न भी LT ग्रेड में आया था कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। प्रश्न नंबर 6, जन्म सिंधु पुनि बंधु दिन दिन मलिन संकलंक सिय मुख समता पावकी में चंद बापरो रंग। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। वैसे भी ये हमारा इसका पेपर जो हमारा सब्जेक्ट वाला होने वाला बहुत टफ नहीं पेपर आएगा, जैसे आपका KVS का पेपर आया था समथिंग वैसे ही आएगा। तो इनमें से आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर बताना है कि इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? असंगति है, व्यतिरेक है, अन्वय है, प्रतीप है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखिए, व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर कि जन्म सिंधु पुण्य बंध दीन मलिन सकलंक सिय मुख संपावता के बापरो रंग। तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस उदाहरण व्यतिरेक अलंकार है, व्याख्या दी गई है, किस तरह से आप इसको जानेंगे कि इस जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चलाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि बापरो रंग पदमान में, एक सेकंड में हटाती हूँ इसको, कि बापरो रंग पद में उपमान चंद्र की अपेक्षा उपमेय से मुख की शोभा उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया गया, यहाँ पर यथा व्यतिरेक अलंकार होगा। तो यहाँ पर ये था आपका प्रश्न नंबर आपने 6 तक देख लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आ जाता है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? हमें बताना है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ। ये प्रश्न आया था GIC प्रवक्ता 2021 में। मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मेरा सेंटर पड़ा था प्रयागराज, मैं वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर बनारस अखबार की डेट पूछ ली गई थी कि क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है 1840 से 1841, 1844, 1845। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1845 उत्तर हो जाएगा सही। तो यहाँ पर बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में शुरू हुआ। बनारस अखबार साप्ताहिक, ये बेहद महत्वपूर्ण, साप्ताहिक हमें याद रखना है कैसा था, साप्ताहिक था और ये बनारस से प्रकाशित होता था। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह हैं। बनारस अखबार को हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इसी प्रश्न से लगभग 4 प्रश्न आपके बनकर तैयार हैं। पहला ये कि इसका प्रकाशन कब हुआ, दूसरा ये कैसा पत्र, तीसरा ये कहाँ से होता था, और चौथा प्रश्न है कि ये इसका संपादक कौन है। तो राजा शिव प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, बनारस से प्रकाशित होता साप्ताहिक पत्र था ये। 1845 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम है? बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो इंग्लैंड से होने वाले प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो यहाँ पर पता है हिंदुस्तान है, भारतीय सदादर्श है, देश हितैषी है। तो जी हाँ, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हिंदुस्तान। यहाँ पर सही उत्तर है क्या? हिंदुस्तान। इंग्लैंड से होने वाला, आपको नाम से लग रहा है इंग्लैंड तो कुछ ऐसा पत्र होगा जो इंग्लैंड संबंध रखता होगा, लेकिन यहाँ पर ठीक इसके अपोजिट है। इंग्लैंड से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? तो हिंदुस्तान होता था। देख लीजिए, और इसमें पत्रों को दिया गया है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान है। इस समाचार पत्र को 1883 में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। यह दैनिक समाचार पत्र, जबकि विकल्प के अन्य पत्रों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पे और बहुत सारे से विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना कि हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह थे, इन्होंने 1883 में इसका
प्रकाशन शुरू किया। वहीं भारत मित्र को संपादक रुद्रदत्त थे, जिसका समय था 1877। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। और सदादर्श श्रीनिवास दास 1874 काशी से। देश हितैषी श्रीनिवास दास 1879 अजमेर से। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर। प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पढ़िए प्लीज़। आपका केवल EMRS में काम आने वाला नहीं है, बल्कि आप जो भी हिंदी साहित्य की TGT PGT एग्ज़ाम देंगे उन सभी में ये प्रैक्टिस सेट आपके काम आने वाला है। चंदन वाला राज सभी जानते हैं, पढ़ा है तो मोस्टली पता ही होगा किसकी रचना है। तो आसगू की रचना है यहाँ पर ये चंदन वाला राज। और यहाँ पे और रचनाएं दी गई हैं कि जिन धर्म सूरी स्थूल भद्रराज, यानी कि रचनाकार है जिन धर्म सूरी, और रचना है स्थूल भद्रराज। विजय सिंह सूरी की रचना है रेवंत गिरिराज। जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन राज चरचरी काल स्वरूप पुलक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप नाम देखिए सेम ही लग रहे हैं, सूरी सूरी सूरी, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। जिन धर्म और जिन दत्त बहुत मिलते जुलते नाम है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। समझना ये है कि जिन धर्म सूरी ने क्या किया था? स्थूल, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और जिन दत्त ने क्या किया था? उपदेश दिया था। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। आपने अगर भक्ति काल पढ़ा है तो उसमें ज्ञानाश्रय और आपका प्रेमाश्रय, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इस तरीके से आपने पढ़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, ये बताना है हमें। धर्मदास, अग्रदास, दाऊ दयाल, कबीरदास। तो अग्रदास देख लीजिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्रदास। क्योंकि अग्रदास जी राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। उन्हें स्वयं अब जिस तरह से श्रृंगार वर्णन किया है राम जी को लेकर, तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अग्रदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि। अग्रदास की रचना हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में है कि इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। जी हाँ, तो यहाँ बताना है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दत्त सक्सेना, नैमी चंद्र जैन। सही उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो है रघुवीर सहाय। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं कौन? रघुवीर सहाय। तो मैंने त्रिक्ति मैंने इस तरीके से याद किया था, शमशेर, भवानी, शकुंतला, हरि नारायण, धर्म, रघुवीर, धर्म नारायण, रघुवीर। इस तरह से मैंने एक्टर में याद कर लिया था गाने के रूप में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में संकलित कवि। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। इनमें संकलित कवि हैं शमशेर, भवानी, शकुंतला माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर, रघुवीर सहाय। शमशेर, भवानी, शकुंतला, हरि, नरेश, धर्म, रघुवीर। इस तरीके से मैंने याद किया था। तो आप भी अपने तरीके से जो आपको सरल लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में लोलट का मत है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में लोलट का क्या मत है। अनुमितिवाद हमने आपसे कहा था शंकुक है। उत्पत्तिवाद आप बताइए। भुक्तिवाद भट्टनायक है। अव्यक्तिवाद आपको आनंदवर्धन बताया था। तो बचा कौन? उत्पत्तिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद शंकुक, ठीक है, भुक्तिवाद भट्टनायक और अव्यक्तिवाद आनंदवर्धन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्पत्तिवाद। यहाँ पर सभी दिए हुए हैं कि अनुमतिवाद का आचार्य शंकुक हैं, भुक्तिवाद के भट्टनायक है, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 सुमेलित करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ कि आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनकी रचनाओं के सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर से चयन कीजिए। तो लक्षण ग्रंथ और रचनाकार आपको बताना है कि भाषा भूषण किसका है, ललित ललाम किसका है, काव्य निर्णय किसका है, जगत विनोद किसका है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेंगे कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ पर जो रचना है आपकी भाषा भूषण, ललित ललाम सबसे पहले मिला लेंगे हम यहाँ पे। ललित ललाम है आपकी मतीराम की। ठीक है, काव्य निर्णय भिखारी दास की। जगत विनोद हो जाएगी आपकी पद्माकर और भाषा भूषण जसवंत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से आप कूटों को मिला लें, किस तरह कूट कौन सा किससे मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए
भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित राम मतीराम, काव्य निर्णय भिखारी दास, शरद विनोद पद्माकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 14। विशाल भारत पत्र के संपादक थे। जी हाँ, विशाल भारत पत्र के प्रथम पूछा है यहाँ पर। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, प्रथम बताना है आपको। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना ही पड़ता है। तो मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए और शुद्ध लिखना भी आना चाहिए। इलाज चंद्र जोशी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत के जो प्रथम संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन 1928 में कोलकाता से आरंभ हुआ। इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बनारसी दास जी ने 1928 से 1937 तक संपादन कार्य करते रहे। हमें ये देखना है, अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि संस्थापक कौन थे, यदि ऑप्शन में हमें अगर ये पता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी हमने तो पढ़ा है, तो आपको ये भी रखना है कि प्रथम पूछा है तो प्रथम है कौन, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। फिर यहाँ पर क्या इसके संस्थापक, ठीक है, संस्थापक रामाचंद्र चट्टोपाध्याय थे, यानी कि संस्थापक कौन थे, रामाचंद्र चट्टोपाध्याय। और संपादक कौन थे, तो यहाँ पर बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक, याद रखना है आपको। प्रश्न काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, महेश्वर तिवारी, यश मालवीय। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नचिकेता। ठीक है, सोए पलाश नवगीत संग्रह नचिकेता का है। तो आगे देख लेंगे प्रश्न नंबर 16। भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती किस कवि के द्वारा रचित श्लोक का अंश है, बताना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके यहाँ पर वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। हम प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती, आप सभी को पता होगा किसकी पंक्तियाँ, ये तो तुलसीदास जी की। भाषा निबंध मतिमंजुल कवि तुलसीदास जी के रचित श्लोक है। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। ये सभी रचनाएं आपको पता होंगी और इनकी भाषाएं भी बेहद ज़रूरी पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में, सभी जानते हैं अवधी भाषा में है। ठीक है, रामलला नैच्छू किस भाषा में, रामाज्ञा प्रश्न किस भाषा में, जानकी मंगल किस भाषा में, तो ये पता होना चाहिए। बर्वे नायक का बर्वे रामायण बहुत पूछी जाती है, किस भाषा में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में है कथन किसका है। ठीक है, यहाँ पे कथन पूछ लिया तो आपको यही पता होना चाहिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो जी हाँ, आपको पता है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, निराला की ये रचना है राम की शक्ति पूजा। तो प्रश्न नंबर 17 में सही उत्तर हो जाएगा जामवान जी कहते हैं। जामवान जी कहते हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तुम तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यहाँ पर कौन कहता है, जामवान जी कहते हैं ये बात किससे, भगवान राम से। तो राम की शक्ति पूजा में यह कथन जामवान का। राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इनकी एक प्रगतिवादी रचना है जिसमें उन्होंने करारा प्रहार किया है। तो अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता गुंज, सांध्य कांकली। ठीक है, सांध्य कांकली कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं महादेवी वर्मा को लेकर, लेकिन नहीं, ये रचना किसकी है, निराला जी की है, सांध्य कांकली। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। ये 2021 में टीजीटी में प्रश्न आया था, टीजीटी या पीजीटी में आया था, आया है किसमें प्रश्न, मुझे टीजी में या पीजी में ये मुझे सही से याद, लेकिन आया था 100%। तो मौलवी करीमुद्दीन, FE के हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे नोट डाउन किया अपनी सुविधा के लिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स। यहाँ पर
मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी जब ये प्रश्न आया था, क्योंकि यहाँ पर एडविन ग्रीव्स और ये इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि FE के किसको है, हिस्ट्री। तो मैंने इसलिए कि मुझे याद रहे, तो इन्होंने इनकी तो क्या हो जाएगी, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री करके बुक लिखी हुई है, ठीक है। एडविन ग्रीव्स की है कौन सी, आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किसने लिखी है, एडविन ग्रीव्स ने। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एडविन ग्रीव्स, ये उत्तर हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं डिटेल थोड़ी इसकी। यहाँ पर देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, FE के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये प्रश्न आया था TGT या PGT में ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको। FE के क्या है, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। ग्रीव्स की क्या है, ग्रीव्स क्या है यहाँ पर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। प्रश्न नंबर 19, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कहा है। प्रश्न नंबर 19, तो किसको प्रतिनिधि कवि कहा है, भूषण को, शूदन को, लाल कवि को, रहीम को। यानी कि हिंदी साहित्य का ग्रंथ में इसमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो आपको बताना है, भूषण है, शूदन है, लाल कवि है, रहीम है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, भूषण जी को हिंदू जाति का जातीय कवि कहा है। वहीं तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तुलसीदास जी को भी किसी लेखक ने, आलोचक ने जातीय कवि भी कहा है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 20, अग्निलीक नाटक काव्य नाटक की कृति के रचनाकार कौन, लक्ष्मी नारायण दास हैं, सेठ गोविंद दास हैं, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता है। आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर कौन हो जाएगा, अग्निलीक। प्रश्न नंबर 20, मतलब इसके रचनाकार कौन है, क्या है, ये काव्य नाटक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। भारत भूषण अग्रवाल की जो रचनाएं हैं वो ये हैं कि छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज, अनुपस्थित लोग, सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखें, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रशस्ति कथन किसका है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि सूर कवित्त सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह कथन किसने कहा है। तो ब्रजरत्न दास है, परशुराम चतुर्वेदी हैं, और विट्ठलनाथ हैं, नाभादास जी हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नाभादास जी ने ये कथन कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 का, ये कथन किसने कहा था, तो सूर कवित्त सुनि कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में प्रशस्ति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया, हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन व्रत और उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों का 316 छप्पे में लिखा गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 22 देख लेंगे हम, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। देख लेते हैं इनकी व्याख्या क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। रामविलास शर्मा की रचनाएं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील की साहित्य समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य। इस रचना में मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ, आस्था और सौंदर्य। मुझे ऐसा लगता है ये रचना नागेंद्र जी की है। कुछ रचना ऐसी उन्होंने भी लिखी हुई है, लेकिन ये किसकी है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की रचना है। साहित्य, स्थायी मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, विराम चिन्ह, ये रचनाएं किसकी हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये रामविलास शर्मा जी की रचनाएं, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की नहीं है। उनकी रचनाएं केवल क्या है, ये हैं। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा ऑप्शन में पहले दिए हुए, इसलिए उनकी रचना यहाँ पर मेंशन कर दी है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा जी की ही रचना है, ठीक है। ये सभी रचना जो मैंने पढ़ी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। यहाँ पूछा ये है कि नहीं लिखा है, किसने नहीं लिखा है।
तो राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो यहाँ सभी वर्मा जी ने भी लिखा है, द्विवेदी जी ने लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने भी लिखा है, नहीं लिखा है तो किसने, नगेंद्र जी ने नहीं लिखा है। तो देख लीजिए इसकी व्याख्या। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, तासी के इनका अनुवाद भी किया है। किसने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। एक प्रश्न ये बन जाता है कि तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। प्रश्न नंबर 24, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है काशीनाथ खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास जी। तो यहाँ पर बिहारी बिहार नामक जो रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है और इनकी रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का आरंभ कविता वर्धनी, सभा में पूरी अमी की कटोरिया, सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। किसको, अंबिका दत्त व्यास को। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया। तो चंद्र शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। यहाँ आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक कहा या आरंभिक कहा, अभी तक ये कन्फ्यूज़न बरकरार है, लेकिन जहाँ तक जो सही लगता है वो प्रारंभिक काल ही लगता है। तो यहाँ पे चारण काल जॉर्ज गिरिसन ने कहा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी जी ने कहा। प्रश्न नंबर 26, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। जी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कि किस रचना पर कहलाए, तो पदावली पर कहलाए, जो कि इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, और कीर्ति पताका और इनकी कीर्तिलता अभट्ट भाषा में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली रचना विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में किया, कीर्ति पताका विद्यापति ने अभट्ट भाषा में की है। विभिन्न विद्वानों ने इनको श्रृंगारी एवं भक्त और रहस्यवादी कवि भी माना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। हरिप्रसाद शास्त्री ने श्रृंगारी माना है, भक्त ब्रजनंदन बाबू ब्रजनंदन सहाय ने माना है, रहस्यवादी जॉर्ज गिरिसन ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारी माना है, श्याम सुंदर दास ने भक्त माना, नगेंद्र नाथ गुप्त ने रहस्यवादी माना है, जनार्दन मिश्र ने भी रहस्यवादी माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्त माना, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा झा, रामराज बैनीपुर सभी ने क्या, श्रृंगारी माना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बन जाए, किसने क्या नहीं माना है। प्रश्न नंबर 27, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। जी हाँ, हमें ये बताना है प्रश्न नंबर 27 में कि कठोपनिषद का क्या आधार है। इनमें से अंधा युग है, आत्मजयी, महाप्रस्थान है, आर्याव्रत है। क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आत्मजयी है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आत्मजयी किसकी रचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुंवर नारायण की ये रचना है। कौन सी, आत्मजयी। ठीक है, आत्मजयी कुंवर नारायण रचना कठोपनिषद प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बादशाह के बहाने इनका प्रबंध काव्य है। प्रश्न नंबर 28,
मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? पंत जी का, नगेंद्र जी का, नंदलाल वाजपेयी जी का, नामवर सिंह जी का। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नंदलाल वाजपेयी जी का। तो व्याख्या देख लीजिए। नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है। नामवर सिंह ने क्या कहा? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी कड़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। ठीक है, ये कथन बच्चन सिंह की बुक में जब मैंने पढ़ रही थी तो मैंने ये नामवर सिंह कथन वहाँ पे भी पढ़ा है, जो बच्चन सिंह की बुक से लिया गया है ये कथन। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है इस काव्य के पंक्ति के रचनाकार बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। तो ठाकुर हैं, भिखारी दास, चिंतामणि हैं, द्विजदेव हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जी। लोगन कवित्व पंक्ति जो किसकी हैं वो है ठाकुर दास जी की। भिखारी दास जी ने क्या कही? काव्य की रीति सीखी सुख बीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये किसने कहा है? तो भिखारी दास जी की रचना पंक्तियां हैं ये। चिंतामणि जी ने क्या? रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। ये किसने कहा है? चिंतामणि जी ने। बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 30, कवित्व कहो दोहा कहो तुलय न छप्पे छंद विरच्यो ये विचार के यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसके? बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 30 में कि कवित्व कहो दोहा कहो तुलय न छप्पे छंद विरच्यो ये विचार के बखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसके? तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है तुलसीदास जी, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रहीम। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? रहीम दास जी ने। तो कोई बिल्कुल नहीं लग रहा पढ़ने से कि ये पंक्तियाँ रहीम दास जी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम दास जी। आपको याद रखना है कि कवित्व कहो दोहा कहो तुलय न छप्पे छंद पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये रहीम दास जी की हैं। पंक्ति रहीम की ही हैं। इस स्पष्ट लिखा हुआ है। रहीम की रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, बरबे नायका, रहीम रत्नावली किसकी रचनाएं? तो रहीम जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 31, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है? तो ये बताना है आपको। महर्षि गुप्त जी या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो निराला जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी। हम सभी जानते हैं भारतीय आत्मा एक ही है, कोई दूसरी है ही नहीं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी जी। हिंदी के माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा से अभिहित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, बरसात के बादल, लाल चूनर। कविताएं इनकी हैं पुष्प की अभिलाषा, जो कि इनकी बेहद महत्वपूर्ण कविता है। पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, वेणु लो गूंजे धरा। ये भी इनकी महत्वपूर्ण कविता है। वेणु लो गूंजे धरा किसकी है? तो ये है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित? आप प्रश्न का तरीका देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, और हो सकता है आंसर आपको पता हो, लेकिन प्रश्न का तरीका देखिए कि प्रश्न को किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया कि कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? तो प्रसाद हैं, पंत, निराला हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हम सब जानते ही हैं, तो पंत जी हो जाएंगे। सुमित्रानंद पंत रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। पंत जी की रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, ये सभी इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 33, तुलसीदास रचित विनय पत्रिकाएं पदों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे 269, 272, 279, 289। तो सही उत्तर हो जाएगा 279। ठीक है, तुलसीदास जी की जो रचनाएं विनय पत्रिकाएं वो कितनी है? 279। इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। ठीक है, तो तुलसीदास जी एक अपूर्व कवयित्री प्रतिभा का उच्छलन है। यहाँ पूरा स्पष्ट पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। तो विनय पत्रिका गोस्वामी जी तुलसीदास जी एक अपूर्व कवयित्री प्रतिभा का उच्छलन है। इस कृति में रस, शांत, स्तब, परम कलकल प्रभा है। एक प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन जाएगा कि इस कृति में किस तरह का रस है? ठीक है, तो रस शांत, तथा
परम का कलकल प्रवाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 34 यानी कि 34। जूठन किस लेखक की आत्मकथ्यात्मक कृति है? जूठन बताना है आपको, वैसे हम सभी को पता है। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कौशल्या बैसंत्री, डॉक्टर भगवान दास। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन आत्मकथ्यात्मक कृति है। तो जूठन तो है इनकी जूठन झकझोर देने वाली आत्मकथा है। कोई भी रचना अपने युग व समाज से जुड़कर प्रासंगिक बनती है। इसमें हाशिए पर डाल दिए लोगों की आवाज़ है। आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है, अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछे जूठन में कौन सी कथा वस्तु है या किसका वर्णन है? तो हाशिए पर डाल दिए लोगों की आवाज़ है। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? आपको बताना है। प्रश्न नंबर है आपका 35। टूटते परवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित कौन सा नाटक, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर जो वो हो जाएगा लहरों के राजहंस। अब ये किसका नाटक है ये आपको बताना है। मोहन राकेश जी का है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, ये इनके क्या हैं नाटक। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ही हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। मैंने सिल पहुँचाई किसकी, हमें ये देखना है। तो पहले देख लेते हैं, अभी तो विद्यानिवास मिश्र जी की है मैंने सिल पहुँचाई, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रसाकेटक कुबेरनाथ राय। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। बाकी आगे पूरा देख लेते हैं व्याख्या इसकी क्या होगी। तो देखिए, मैंने सिल पहुँचाई, जी हाँ बिल्कुल विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रसाकेटक कुबेरनाथ राय। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, रक्षाबंधन नाम से 2 रचनाएं हैं यहाँ पर, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कहानी किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा है या विश्वनाथ शर्मा कौशिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ये देखना है हमें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौशिक जी हो जाएगा। विश्वनाथ शर्मा कौशिक क्या रक्षाबंधन इनकी कहानी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे व्याख्या भी वही है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वनाथ शर्मा कौशिक है। कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार है। इनकी कहानी संग्रह गल्प मंदिर चित्रशाला भाग 1 1924 में। ठीक है, 1929 में प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल, ये किसकी हैं? विश्वनाथ शर्मा कौशिक जी की हैं। प्रश्न नंबर 38। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांस्कृतिक मिथकीय हैं, सामाजिक सांस्कृतिक हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक मिथकीय हैं। तो देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक मिथकीय धारा के उपन्यासकार थे। इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? सभी को पता है आज के समय में। ऐसा मुझे लगता है जो हिंदी साहित्य तैयारी कर रहा है उसको ना पता हो तो 100% सबको पता ही होगा। परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1882 में। और उसके लेखक कौन है? लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। और आचार्य शुक्ल जी ने भी लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग पर पहला उपन्यास भी माना है। ये देखिए पूरा। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? यहाँ पर हमें ये बताना है निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है। क्षमा कौर, सूर्यवाला, मधु काकरिया या राजी सेठ। तो सही उत्तर हो जाएगा निष्कवच। निष्कवच का कौन है? राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। इनका एक उपन्यास है तत्सम। तत्सम राजी सेठ कहानी संग्रह अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, सदियों से, किसका इतिहास, गमे हयात ने मारा, खाली लिफाफा, मार्था का देश, यहीं तक, ये इनकी क्या है? राजी सेठ जी की रचनाएं हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है महत्वपूर्ण, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे रचनाएं महत्वपूर्ण लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 41। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। ये पंक्तियाँ भी आज के समय में अगर आप तैयारी करें तो ना पता हो तो भाई बड़ी बात है, वैसे पता सबको ही होगा। तो ये घनानंद जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, मैंने पहले ही आपको बता दिया है यहाँ पर किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये घनानंद जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर पूरा व्याख्या दी गई है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर और लेखकों की कवित्व, लोग हैं कवित्व बनावती, तो आपकी घनानंद जी ने कही हैं। वहीं और पंक्तियाँ की भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो केशव दास। नृपति नैन कमल नी वृथा चितवत बासर जाए, हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमलाई, किसने कहा? ये मतीराम ने जी। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। फिर यहाँ पर ताई छिन उडराज उदित रस रास सहायक, मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। तो ये पंक्तियाँ भी कैसी हैं? महत्वपूर्ण है। किसकी? नंददास जी की हैं। तो काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ये अगर हम कहीं किताबों में ढूंढने चलेंगे तो हमें ये नहीं मिलेंगी, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना भी ज़रूरी है और आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ इस प्रैक्टिस सेट में इतनी सारी जानकारी मिल गई है कि एक प्रश्न से ही आपके 4-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक किस विधा की रचना है? यहाँ पर ये पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना। लेखक का नाम नहीं पूछा है, लेकिन जैसे ही प्रश्न आता है आपको पता होना चाहिए नाखून बढ़ते हैं किस विधा की रचना और किस लेखक की है। तो यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध विधा की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उनके और निबंध भी हैं इस प्रकार: अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और मैना। एक कुत्ता और मैना इन्होंने टैगोर जी के यहाँ जब ये थे काफ़ी समय तक रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो उन्होंने वहीं पर उनके पास टैगोर जी के पास एक कुत्ता और मैना थी, उन्हीं को देखकर इन्होंने यहाँ पर रचना निबंध लिखा। ठीक है, नया वर्ष, दिमाग खाली है, सीरीज़ के फूल, काफ़ी अच्छी रचना है इनकी। वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, कोटुज, बहुत अच्छा निबंध है इनका। साहित्य 12th क्लास यूपी बोर्ड में लगा हुआ है। तो साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, ये भी महत्वपूर्ण है। देव दारू घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव, ये सभी क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह सफ़र था कि मुकाम किसकी कृति है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह सफ़र था मुकाम किसकी कृति है? मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुलागर, उषा, प्रियंवदा, प्रभा खेतान। जी, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा जी। तो यहाँ पे वह सफ़र था कि मुकाम मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। उपन्यास इनकी और कौन? मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतबा बहती रही, इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कही यूसुरी फाग, त्रियाहट। बेहद महत्वपूर्ण मैत्रेयी पुष्पा जी की जो भी यहाँ पे रचनाएं और उपन्यास दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वो आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। युत्सु, युद्ध करने वाला, सही है। मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त का विलास, सही है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा, सही है। तितिक्षु, तप करने वाला, ये गलत है। तितुषु का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, तप करने में संलग्न शब्द उसके अर्थ में एक गलत है। तितुषु का अर्थ तैरने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तितुषु का मतलब क्या है? तैरने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न नंबर 45। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? सभी जानते हैं, एकदम मूर्ख जो अपना इतना समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूर्ख किंतु धनी। और देखिए लोकोक्तियाँ कौन कौन सी इसकी हो जाएंगी सही, तो यहाँ पर और भी दी हुई हैं। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्तियाँ उपयुक्त है। मूर्ख किंतु धनी, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है, वही लोकोक्ति हो जाती है। स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर बताना है प्रश्न नंबर 46 का कि स्वधर्म का विलोम क्या है। तो हमें सही उत्तर पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधर्म, परधर्म, विधर्म या स्वधर्म। जी हाँ, परधर्म। इनमें से अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल है, अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेजा। यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य पूछा है कि अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा?
अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। ये क्या है यहाँ पर, वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध वाक्य होगा कल, आज और परसों, है ना। कल, आज और यहाँ कल दोबारा से रिपीट कर दिया, पर क्या होगा, परसों होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। आज मौसम अच्छा है, ये सही है। अब परीक्षा होने वाली, ये सही है। मैंने पत्र भेज दिया, ये भी सही है। धर्म बुद्धि में समास कौन सा होगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 की धर्म बुद्धि में समास कौन सा होगा। तत्पुरुष है, बहुब्री है, कर्मधारय है या आपका द्वंद्व समास है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय से जिस तत्पुरुष समान से समस्त होने पद पर समान अधिकार अर्थात विशेषण विशेष भाव प्राप्त हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। लिंग वचन समान हुआ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण शीतोष, ठंडा, गर्म, कुमारी, कुमारी, इस तरह से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। अन्वय का शब्द संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, अन्वय का क्या विच्छेद, अनुधन वय, अनुधन अय, अनधन अय, अन्यधन वय। सही उत्तर हो जाएगा अनुधन अय, ठीक है। तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी, ये देखिए आप लोग, ठीक है। अन्वय शब्द में यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 50, इनमें से वीडियो बड़ा होगा स्वाभाविक, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं थोड़ा समझाना ही पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा धीरज बनाकर वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए, बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न नंबर 50, इनमें से गलती बर्तनी का शब्द है, गलत बर्तनी का शब्द है अधीन, ज्योतिष्ना, अहर्निश, अनुगृहित। मैंने यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा हुआ भी है, तो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, सही शब्द है। ज्योतिष्ना सही है, अहर्निश सही है, अनुगृहित सही है, ठीक है। तो अधीन गलत बर्तनी है, इसका सही बर्तनी होगा अधीन। प्रश्न नंबर 51, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। यहाँ बताया डॉक्टर राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। तो याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, संस्मरण कृति है, या याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति, नाम से जैसे लग रहा है कि याद हो कि ना याद हो, क्या हो जाएगी, संस्मरण कृति हो जाएगी। तो यहाँ पर काशीनाथ सिंह जी इसके लेखक हैं। अन्य और दिए औरों के बहाने, वे देवता नहीं, राजेंद्र यादव। अजित कुमार की क्या है, निकट मन में, दूर मन में, सेम एक जैसी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर अंतर है। विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाते बनने दो, सुधियाँ उस चंदन बन की, पर साथ साथ चल रही याद। बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, संस्मरण। इनमें से भास की कृति है, ये बताना है इनमें से भास की कृति कौन सी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बाल भारत है या फिर बाल चरित्र है, नैषध चरित्र, नागानंद। मैंने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पर अपना सुविधा के लिए लिख लिया, मुझे सभी के नाम याद रहे। तो यहाँ पर बाल भारत राजशेखर की है, बाल चरित्र भास की है, और नैषध चरित्र श्री हर्ष की है, नागानंद हर्षवर्धन की है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है भास की और रचनाएं भी हैं। तो भास की और रचनाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर देख लीजिए। स्वप्न बास विदत्ता, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, दरिद्र, चारु दत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात, दूतवाक्यम, कर्णवार, उर्वंग। जबकि बाल भारत राजशेखर जोशी, नजर हरिश्चंद्र, मैंने आपको बता दिया, नागानंद राजा हर्षवर्धन कृति है, ठीक है। गौधूम चरणकम चढ़कम, गौधूम चढ़कम में समास है, ये हमें बताना है। इतरेतर द्वंद्व, दिगु है, एक रोष है, समाहार है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर समाहार है। समाहार द्वंद्व समास है। इसमें इस समास में एक ही तरह के एकाधिक पद मिलकर समाहार समूह का रूप धारण कर लेते हैं। समाहार द्वंद्व समास एक वचन नपुंसक लिंग में होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। जी यहाँ बताना है कि परिश्रम के बिना ज्ञान नहीं होता, सही उत्तर बताना है इसका। परिश्रमस्त बिना ज्ञानम न भवति, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, परिश्रम बिना ज्ञानम न अर्जति, परिश्रमात् बिना ज्ञानम न प्राप्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, क्योंकि यहाँ पर होता है कि वाक्य का संस्कृत अनुवाद परिश्रम, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका।
कृत प्रत्यय लगता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया था किसी एग्ज़ाम में और मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये आया था कि कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण अंत में। कृत प्रत्यय किसमें लगता है? कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, शायद एलटी ग्रेड में ही आया था। तो कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर सभी प्रकृति के अनुसार अर्थ के परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में तदित प्रत्यय लगते हैं। जी, हमें यह ध्यान है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत हमेशा क्या लगते हैं? तदित प्रत्यय लगते हैं। औचित्य के आधार पर होता है, औचित्य के आधार पर होता है क्या यहाँ पर? सामर्थ्य निर्णय, सानिध्य निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर बताना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये नया प्रश्न लगा था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो यहाँ पर मुझे औचित्य के आधार पर होता है, अर्थ निर्णय होता है। ठीक है, और औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण कहा है। ठीक है, इन्होंने औचित्य को रस का प्राण कहा है। किसने? आचार्य क्षेमेंद्र ने। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये हमें बताना है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? हा, शा, हा, ये देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा है। प्रश्न नंबर 57 हा है, सा है, शा है, ला है। तो स्पष्ट ही लग रहा है कि इसमें ला नहीं है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये 57 क्वेश्चन से जो कि बेहद महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपके साथ साझा किए, और बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी है। तो इनको आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए। वीडियो हो सकता थोड़ी लंबी हो जाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। कहते हैं कि जब हम थोड़ा तपस्या और संघर्ष करते तभी हमें सफलता भी मिलती है, और बेहद अच्छी सफलता मिलती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।